तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और मुझे भी नहीं पता था कि आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग फॉरबिडन डोर 2024 पे पर व्यू। जी हां, मैंने ये सोचा कि भाई AEW की वीडियोस बनानी है कि नहीं, बहुत टाइम से सोच रहा था, मन नहीं कर रहा था क्योंकि ऐसा सच कोई चीज़ नहीं थी जो मुझे खींच के ले जाए इस कंपनी की तरफ। लेकिन आज मैंने बैठ के पेशेंस से इस शो को देखा। हम डिटेल में बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे इसके रिव्यू में, लेकिन सारे मैचेस की बात करेंगे। 10 मैचेस थे इसके मेन कार्ड पे, प्री शो की मैं बात नहीं करूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। और डायनामाइट का रिव्यू भी मैं करूंगा इस वीक, लेट्स गिव इट अ मंथ। और उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा AEW के स्टेट पे कि क्या ये कंपनी जिंदा है, मरने वाली है, किस हालत में है, वो 1 महीने बाद हम बात करेंगे। लेकिन मैं वो वीडियो अभी इसलिए नहीं बनाना चाहता हूं बिकॉज मेरा ओपिनियन अभी फॉर्म नहीं होगा और मैं गलत कुछ भी बोल दूंगा आके बिना AEW को ढंग से देखे, वो मैं करना नहीं चाहता हूं। मैं खुद को ओपिनियन फॉर्म करना चाहता हूं एंड उसके लिए एटलीस्ट 1 महीना मुझे फॉलो करना पड़ेगा देखने के लिए कि मेरा कितना इंटरेस्ट बन रहा है। तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना भाई, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो बिकॉज द कंटेंट जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। ये हो रही थी UBS अरीना में और ये न्यूयॉर्क के अंदर शो हो रहा था लॉन्ग आइलैंड में, जिसके होम टाउन हीरो हैं मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन, जिनका मैच था ओपनिंग मैच इस शो का अगेंस्ट हिची सैरो। और कुछ नाम होंगे जो मैं सही से नहीं ले पाऊंगा, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट बिकॉज मैं ढंग से फॉलो नहीं कर रहा हूं, कुछ प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकती हैं। लेकिन MJF का मैच काफी अच्छा था और यहाँ पे क्लियरली भाई उनके रिटर्न के बाद पहला पेपर व्यू था जहां पे वो मैच लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं AEW को उनको ऐसे कोई रैंडम मैच देना था बिकॉज इतनी मेजर स्टोरी लाइन में अभी उनको वापस डाला नहीं गया है। उस हिसाब से ठीक ठाक मैच था एंड MJF गॉट द विक्ट्री। काफी ओपनिंग के हिसाब से डिसेंट मैच रहा बिकॉज क्राउड बैक कर रहा था ऑब्वियसली MJF को। इसके बाद एलीट का मैच हुआ अगेंस्ट हिरोशी टानाहाशी एंड द अक्लेम्ड, और एलीट के साथ जुड़े हुए थे काजुचिका ओकाडा। और ये इसीलिए करा गया बिकॉज पहली बात तो ओकाडा और टानाहाशी जो हैं इनकी दोनों की फ्यूड को रीस्टार्ट करा गया जापान से। टानाहाशी जो है अभी माना जा रहा है न्यू जापान प्रो रेसलिंग के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। एलीट जो है रन कर रहे हैं पूरी AEW को क्योंकि ये पावर स्ट्रगल वाली स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं चल रही है। और साथ के साथ यहाँ पे यंग बक्स थे ओकाडा के साथ, और दूसरी तरफ थे दी अक्लेम्ड यानी कि मैक्स कैस्टर एंड एंथनी बोवेंस, जिनके साथ थे ऑब्वियसली हिरोशी टानाहाशी। काफी अच्छा मैच था ये दोनों के बीच में, और ये दोनों टीम्स ऐसा लग रहा था कि वही सेम चीजें जो पहले हम यंग बक्स के मैच से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वही चीजें हमें देखने को मिली। लेकिन स्टोरी के हिसाब से जो मैच हुआ, अब एक बार फिर से मैं बोलूंगा डेप्थ में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जितना भी दिखाया गया, कॉमेंट्री पे मैं सुन रहा था, बताया गया, उस हिसाब से इस मैच की प्रेजेंटेशन मुझे काफी अच्छी लगी। और एट द एंड ऐसा लग रहा था कि कहीं टानाहाशी इस मैच को जीत जाएंगे और ओकाडा को फाइनली पिन कर देंगे और एक बड़ी विक्ट्री ले लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बिकॉज द रेन मेकर गॉट द विक्ट्री और उन्होंने अपनी टीम के लिए यहाँ पे चीज कर ली। ऑब्वियसली यंग बक्स तो अपने क्लाउनिश बिहेवियर्स को ही कंटिन्यू करते हैं स्क्रीन पे, वो चीज हमेशा उनकी तरफ से देखने को मिलती है। इसके बाद ओवेन हार्ट फाउंडेशन कप का क्वार्टर फाइनल मैच था जहां पे ब्रायन डैनियल्सन लड़ रहे थे शिंगो टकागी से, और ये चीज उनका मैच हो रहा था आफ्टर द मैच विद विल ऑस्प्रे, क्योंकि विल ऑस्प्रे वाले मैच के बाद यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से टेप्ड अप थे, हेवीली टेप्ड अप थे ब्रायन डैनियल्सन, क्योंकि उस मैच में इतनी ज्यादा बीटिंग ब्रायन ने ली थी, दोनों ने इनफैक्ट ली थी, कि अभी तक उसके इंपैक्ट्स वो यहाँ पे हील कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि प्रॉपर नहीं है, ही इज जस्ट मेडिकली क्लियर टू कम्पीट। और उस हिसाब से जो मैच हुआ अनबिलीवेबल मैच देखने को मिला। आई डोंट नो कि क्या ऑफिशियली अब यस डैनियल ब्रायन कर सकते हैं या फिर नहीं, लेकिन एक पॉइंट पे उन्होंने उस मैच में जरूर किया। टकागी की मैं बात करूं तो भाई मैंने इनको कभी ऑनेस्टली लड़ते हुए देखा नहीं है, लेकिन आज जिस मैच में परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी, लोग बहुत इंटरेस्टेड थे इसके अंदर, और ऑब्वियसली बिकॉज ये ओवेन हार्ट कप है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ब्रायन ही आगे जाएंगे, वही होना चाहिए था, और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला एंड ही एक्चुअली गॉट द विक्ट्री। काफी डिसेंट मैच, और ऑब्वियसली भाई ब्रायन डैनियल्सन लड़ रहे हैं, अगर मैं आके बोलूं मैच बेकार है तो कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है इस चीज के अंदर। टेक्निकली ब्रिलियंट अमेजिंग मैच, मजा आया इसको देख के। इसके बाद AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच हुआ जहां पे एक तरफ थी टाइमलेस टोनी स्टॉर्म, जिनको मैंने फर्स्ट टाइम इस गिमिक में ढंग से बैठ के एक मैच के अंदर देखा है, और इनके साथ थी मरिया मे और इनकी अपोनेंट थी मीना शिराकावा। और ये एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी था काफी हद तक, जो इसका प्रोमो दिखाया गया, मैच से पहले पैकेज दिखाया गया। और आई डोंट नो कि क्या ये एक LGBTEE वाली स्टोरी लाइन है, आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, लेकिन स्टोरी लाइन में बेसिकली जो मुझे समझ आया, ये तीनों आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, भाई किस विस भी हो रखी है सबके बीच में, लेकिन एक पॉइंट के बाद इनमें थोड़ी सी दरार आ गई थी, उस वजह से मैच हो रहा है। और मरिया में जो है
क्योंकि बीच का बिच्छू की तरह थी, उनको समझ नहीं आ रहा था किसकी साइड इनको लेनी है। लेकिन टाइमलेस टोनी स्टॉर्म जो गिमिक है वो मुझे काफी सही लगा और इनकी एंट्रेंस स्पेशली काफी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी बन के आई हुई थी और वो मशाल आग वाली इनके हाथों में थी, वो चीज काफी कूल थी एंट्रेंस की अगर मैं बात करूं। और मैच का जहां तक सवाल है, स्लो था, क्राउड उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, तो ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत मजेदार और अमेजिंग रेसलिंग वाइज ये मैच था और मजा ही आ गया एकदम देख के, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एट द एंड टाइमलेस टोनी स्टॉर्म इस मैच को जीत जाती हैं और मैच के बाद इन तीनों में सुलह हो गई, फ्रेंडशिप वापस हो गई, इनफैक्ट किस भी हो गई, ट्रिपल थ्रेट किस हो गई। कुछ लोग इसको एक और वर्ड दे सकते हैं, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे नहीं, पर टोनी स्टॉर्म इज स्टिल द AEW वुमेन्स चैंपियन। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब डायनामाइट पे क्या कोई नया अपोनेंट आएगा, क्या हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे जब डायनामाइट होगी। इसके बाद ऑरेंज कैसिडी का मैच हुआ जैक सेबर जूनियर के अगेंस्ट, और ये प्योरली एक रेसलिंग मैच की तरह आई थिंक डाला गया था और जैक सेबर जूनियर के स्किल्स दिखाने के लिए डाला गया था, बिकॉज व्हाट एन अमेजिंग रेसलर ही इज। मजेदार, और जिस तरीके से इन्होंने ऑरेंज कैसिडी को हराया, जो सबमिशन था भाई, गला पकड़ा, टांग पकड़ी, हाथ पकड़ लिए, सब पकड़ लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। तो ऑरेंज कैसिडी इनफैक्ट टैप भी नहीं कर पाए, रेफरी को इस मैच को रोकना पड़ा। काफी बढ़िया मैच मुझे लगा और क्राउड भी इसके अंदर बहुत ज्यादा हीटेड अप था, तो उस हिसाब से एंटरटेनिंग भी मुझे लगा। अगले मैच की हम बात करते हैं तो एक 6 मैन टैग टीम मैच था, जहां एक तरफ से समोआ जो, हुक और कात्सुयोरी शिबाटा, और दूसरी तरफ द लर्निंग ट्री क्रिस जेरिको, बिग बिल यानी कि बिग कैस, और उनके साथ थे जेफ कॉब। तो भाई ये लर्निंग ट्री वाला जो गिमिक है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन बहुत ही बेकार लग रहा है मुझे जितना भी मैंने सेगमेंट्स देखी हैं। लेकिन एक बार फिर से डेप्थ में नहीं जाऊंगा, कोई डिसीजन नहीं लूंगा, 1 महीना पहले AEW देखूंगा, फिर अपना मुंह खोलूंगा कि मुझे आखिर चीजें कैसी लग रही हैं। लेकिन मैच वाइज अ गुड रेसलिंग मैच, मजा आया जिस तरीके से बैक एंड फोर्थ ये मैच चल रहा था, और डेफिनेटली इन सबके बीच में काफी हिस्ट्री है इन द रिंग, तो वो चीज यहाँ पे दिखाई गई इस मैच के बीच में। एंडिंग सबसे बढ़िया थी बिकॉज हुक को बहुत ज्यादा पुश करा जा रहा है आजकल AEW में। उन्होंने जूडस इफेक्ट लगा के क्रिस जेरिको को ही पिन किया, और क्रिस जेरिको के पास FTW चैंपियनशिप है जो कि पहले हुक के पास थी, तो आई थिंक कि वहां पे कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाया जा रहा है, उस फ्यूड को भी कंटिन्यू करा जा रहा है या फिर उसको बरी करा जा रहा है, और ये आगे बढ़ जाएंगे अपने अपने रास्ते। इसके बाद हमें एक लैडर मैच देखने को मिला फॉर द वेकेंट TNT चैंपियनशिप, बिकॉज लास्ट टाइम जब द रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड यानी कि एज लड़ रहे थे अपने मैच में, वो केज के ऊपर से कूदे थे और उनकी इंजरी वहां पे हो गई, जिसकी वजह से उनको अपना टाइटल वेकेट करना पड़ा। और जबकि यहाँ पे पावर स्ट्रगल की वजह से सीधा जैक पेरी को टाइटल दिया जाना था, वो हुआ नहीं, बिकॉज दूसरी पावर ने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, यू हैव टू अर्न दिस, और इस वजह से वेकेंट टाइटल के लिए लैडर मैच रखा गया। जितना जितना मुझे समझ आया स्टोरी, वो मैं आपको भी बताते चले जाऊंगा। तो यहाँ पे जैक पेरी को नाम दिया गया है स्केप गोट, और उनका वो ये नया गिमिक है, बिकॉज स्केप गोट माने तो एक ऐसा बंदा जिसको यूज करा गया था किसी चीज के लिए, और ये अभी भी पूरा गिमिक बनाया जा रहा है CM पंक वाली स्टोरी लाइन के अगेंस्ट, बिकॉज जैक पेरी के अकॉर्डिंग ही इज द स्केप गोट जो मारा गया उस पूरी चीज में विद CM पंक। और इनके अगेंस्ट सारे जो सुपरस्टार्स लड़ रहे थे वो थे मार्क ब्रिस्को, डांटे मार्टिन, लियो रश, एल फैंटास्मो एंड कोनुस्के टकिस्टा। और यहाँ पे भाई टकिस्टा जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से लड़े, इनफैक्ट लोग चाह रहे थे कि वही जीतें। और उसके अलावा इस मैच में क्या क्या कमाल की मोमेंट्स थी भाई, मार्क ब्रिस्को इधर से उधर कूद रहे हैं, टेबल लगा रखी है, उसके ऊपर लैडर है, बीच में बंदा है, उस पर कूद गए, इधर उधर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, लैडर्स टूट रही हैं, अनबिलीवेबल स्पॉट्स इस मैच में पूरे समय हमें देखने को मिले, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन एट द एंड स्टोरी को यहाँ पे बनाया जाना था और वही चीज हमें देखने को मिली। सारे लोग के पास एक एक ऐसा मौका तो जरूर आया मैच में जब वो क्लोज आए टू विनिंग दिस मैच, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें देखने को मिला कि जैक पेरी जीत चुके हैं और उन्होंने इस TNT चैंपियनशिप को कैप्चर कर लिया है। तो जो चीज पावर पहले करना चाहती थी यानी कि द एलीट आई गेस, वो अब भी हो ही गया, मैच वो अपना जीत गए एंड ही इज द न्यू चैंपियन। टकेस्टा के लिए काफी लोग चाहते थे कि वो इस मैच को जीतें, लेकिन ऐसा गाइस हुआ नहीं। इसके बाद विमेन्स मैच हुआ जो कि विनर टेक्स ऑल मैच था। एक तरफ थी मर्सिडीज मोने, साशा बैंक्स नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, ये थोड़ी एनिमी टेरिटरी हो जाएगी, जो कि है TBS चैंपियन वर्सेस स्टेफनी वक्कर जो कि हैं NJPW स्ट्रॉन्ग विमेन्स चैंपियन। और ये भी काफी अच्छा मैच देखने को मिला। और मैं बोलूंगा भाई देखो सिंपल सी बात है, जो स्टॉक साशा बैंक्स का WWE में हो सकता था इस पॉइंट पे सब कुछ अचीव करने के बाद, वो AEW में मे भी काफी टाइम तक नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज जो पक्की है वो ये है कि अगर कोई एक ऐसा विमेन सुपरस्टार है जो अपने आप में कैपेबल है कहीं पे भी जाके एक नाम बनाने के लिए, दैट इज मर्सिडीज मोने। अच्छा इंटरेस्टिंग गिमिक है उनका, और CEO वो अपने आप को बुलाती हैं
और इतना ही नहीं, आज उन्होंने स्टेफनी वकेर को हरा भी दिया एंड शी इज टेकिंग इट ऑल होम बिकॉज वो बन चुकी हैं टीबीएस चैंपियनशिप जो कि रिटेन किया, साथ के साथ एनजेपीडब्ल्यू स्ट्रॉन्ग वुमेन्स चैंपियनशिप भी उनके पास आ गई, जो कि बेसिकली अब एक लाइसेंस है उनके पास टू गो इन न्यू जापान प्रो रेसलिंग, जहां पे वो लड़ भी सकती हैं। तो कमाल तरीके से यहाँ पे ये चीज हुई। लेकिन इस मैच के बाद एक बड़ा रिटर्न हमें देखने को मिला, जो कि था डॉक्टर ब्रिट बेकर DMD का। क्राउड वेंट क्रेजी और मर्सिडीज मोने अपने दोनों टाइटल्स रेस कर रही थी, जैसे कि डॉक्टर ब्रिट बेकर देख रही थी दूसरी तरफ से, जबकि इनके बीच में फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन नहीं हुई। लेकिन ब्रिट बेकर ने अपने प्लान्स क्लियर कर दिए हैं दैट शी वांट्स CEO वर्सेस DMD। इसके बाद IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी कि न्यू जापान हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच हो रहा था। तेत्सुया नाइटो अगेंस्ट द रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जॉन मॉक्सली। और जॉन मॉक्सली के बारे में इतने सारे रूमर्स आ रहे हैं, WWE ये वो, भाई सिंपल सी बात है 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट है, अनलेस उनको फायर करा जाए या फिर वो अपना रिलीज मांग ले, कुछ नहीं होने वाला। जॉन मॉक्सली इज वेरी हैप्पी इन ऑल एलीट रेसलिंग। लेकिन एक चीज जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी आज इस मैच में, वो था कि जॉन मॉक्सली हार जाएंगे। फॉर अ सरप्राइज यहाँ पे कोई स्टिपुलेशन नहीं थी एंड फॉर दैट हमें कोई ब्लड या फिर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद दिस वाज अ क्लासिक मैच। नाइटो ने मॉक्सली को बिल्कुल उनकी पीक तक वो लेके गए, सारी चीजें उनकी टेस्ट करी। लेकिन जॉन मॉक्सली, आज काफी कम बार ऐसा बोलने को मिलता है, लेकिन जॉन मॉक्सली सेकंड बेस्ट थे इस मैच के अंदर बिकॉज तेत्सुया नाइटो हैज डिफीटेड जॉन मॉक्सली और उन्होंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया IWGP चैंपियनशिप को। आई डोंट नो कि मॉक्सली ब्रेक ले रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, या फिर न्यू जापान को छोड़ के अब वो AEW में वापस फोकस करना चाहते हैं कोई बड़ी स्टोरी में। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे उनकी जो लॉस था वो शॉकिंग था काफी लोगों के लिए और क्राउड के लिए भी जो वहां पे अरीना में बैठा था। लेकिन द मेन इवेंट वाज एक्चुअली द ग्रेटेस्ट मैच जो मैंने देखा इस शो के ऊपर, विदाउट अ डाउट मैच ऑफ द नाइट। और माय गॉड, मैंने कुछ टाइम पहले स्वर्व स्ट्रिकलैंड और विल ऑस्प्रे का प्रोमो देखा था डायनामाइट का और मुझे काफी अच्छा लगा वो सुन के, और इस वजह से इनकी स्टोरी लाइन में मुझे थोड़ी बहुत पता थी। लेकिन स्वर्व स्ट्रिकलैंड अगेंस्ट विल ऑस्प्रे जो कि AEW इंटरनेशनल चैंपियन है वर्सेस द AEW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन इन दिस क्लासिक 5-स्टार मेन इवेंट, अनबिलीवेबल मैच देखने को मिला। एक पॉइंट आया था जहां डॉन कैलिस आते हैं और वो स्क्रू ड्राइवर यूज करने के लिए बोलते हैं जब रेफरी नीचे गिरा हुआ था, बिकॉज गलती से हिडन ब्लेड फिनिशर जो है वो रेफरी को लग जाता है, वो नीचे गिरा होता है। लेकिन विल ऑस्प्रे को वो यूज नहीं कर पाया। अब क्यों नहीं कर पाए उतना मुझे नहीं पता, कोई कमेंट्स में बताए क्यों उनको डर लग गया या फिर अजीब सा लगा वो स्क्रू ड्राइवर देख के, भाई ऐसा क्या कांड किया था विल ऑस्प्रे ने, डेफिनेटली लेट मी नो। लेकिन स्वर्व स्ट्रिकलैंड, माय गॉड, अगर किसी बंदे ने अपने आप को उठा के अपनी वैल्यू को बढ़ाया आफ्टर लीविंग WWE रिसेंट टाइम्स में, ही इज स्वर्व स्ट्रिकलैंड। भाई क्या लग रहा है, बंदा एक्चुअली में एक चैंपियन मटेरियल लग रहा है। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो मैं 2 सेकंड लेता है बोलने के लिए कि ये कौन बना दिया वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन MJF से समोआ जो के बाद स्वर्व जैसे बंदे को देना एक चैंपियनशिप, आई डोंट थिंक कि उस पॉइंट पे किसी ने सोचा होगा कि ये लेवल के मैच स्वर्व स्ट्रिकलैंड देगा बैक टू बैक। और मैं सुन रहा हूं काफी टाइम से दैट ही हैज बीन अ ग्रेट AEW चैंपियन, और बिल्कुल वैसा आज इस मैच में देखने को मिला। बिकॉज विल ऑस्प्रे ने हर एक वो चीज जो उनके अंदर थी इस मैच को जीतने के लिए, ही लेफ्ट इट इन द रिंग, बट वो भी इनफ नहीं थी टू बीट स्वर्व स्ट्रिकलैंड। सारा कुछ लगाया, स्वर्व स्ट्रिकलैंड ने विल ऑस्प्रे का ही फिनिशर उनके ऊपर लगाया। सारे डेफिनेटली मूव्स देखने को मिले, रिवर्स राना देखने को मिली, पॉइजन राना जिसको बोलते हैं, अनबिलीवेबल तरीके से हाई फ्लाइंग मूव्स कर रहे थे, हिडन ब्लेड, सुपर किक्स, एवरीथिंग द कंप्लीट पैकेज, और हाई फ्लाइंग मूव्स भी ऑल इन। दिस वाज अ क्रेजी मैच। और एट द एंड ऑफ द डे देखने को मिलता है कि स्वर्व स्ट्रिकलैंड इस मैच को जीत चुके हैं, अपने टाइटल को रिटेन कर चुके हैं, और विल ऑस्प्रे के साथ उनकी थोड़ी सी यहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिली मैच के बाद, जो कि इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये बताती है कि यहाँ से दोनों अपने अपने रास्ते में भी जाने वाले हैं, बिकॉज दोनों ही चैंपियंस हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और यहाँ पे था कि MJF बैक स्टेज इस मैच को काफी क्लोजली देख रहे थे, जिसका मतलब ये हो सकता है कि उनकी आंखें एक बार फिर से पड़ गई हैं ऑन द ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में गाइज, और मैं देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग फॉलो कर रहे हैं AEW काफी टाइम से, तो आप लोग अपने ओपिनियंस काफी डिटेल में देंगे तो मैं रीड करना चाहूंगा आपके कमेंट्स। डायनामाइट में आपको मिलूंगा एक बार फिर से, और आई डोंट वांट AEW वर्सेस WWE कमेंट्स या ऐसा कुछ भी, जिन लोगों को करना है वो करते रहेंगे, लेकिन 1 महीना मुझे चाहिए उस चीज पे कमेंट करने के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।